गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल, जो अपना चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस नाम के ऊपर हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। अब देखो इस चैप्टर में जो जो आपको चीजें पढ़नी है वो क्या क्या है वो समझो। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, आपने केमिकल इक्वेशन का भी मीनिंग समझ लिया। अब आपको यह समझना है कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका पता आप कैसे लगाओगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उनको अपने बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी बोल दूं या आइडेंटिफिकेशन बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दें, प्रॉपर्टीज बोल दें, आइडेंटिफिकेशन, बात एक ही है। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसे पता लगाओगे आप कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वहां पर गैस रिलीज हो, वहां पर क्या हो, गैस रिलीज हो। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉट था, क्या है भाई साहब, एक पॉट, एक मटका। घरों में आपने नॉर्मली व्हाइट वॉश होते हुए देखा। व्हाइट वॉश होने से पहले इस घड़े में या इस मटके में, इस पॉट में क्या डाला जाता है भाई साहब, लाइम डाला जाता है, जिसको अपने बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे हम बोलते हैं ना नॉर्मली, वो डाला जाता है। ये डालने के बाद इसमें क्या अप्लाइड या क्या डाला जाता है, वाटर यानी पानी। जैसे ही पानी डाला जाता है उस समय कभी आपने गौर किया होगा, देखो रियल लाइफ एग्जांपल है, आपने कभी ना कभी देखा होगा, अगर मैंने यहां पर चूना डालने के बाद उसमें पानी डाला तब होगा क्या, होगा ये भाई साहब, यहां पर क्या होंगे, बबल्स के फॉर्मेशन होंगे। क्या बनेंगे, बबल्स, बुलबुले बनेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, कहीं पर भी जब बबल बने इसका मतलब यहां से कोई ना कोई गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। There is evolution of any gas whenever there is formation of bubbles. जब भी बबल बनेंगी कोई ना कोई गैस रिलीज होगी। इसका मतलब एक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मैं बता सकता हूं, कहीं पर कोई गैस रिलीज हो, जब गैस का इवोल्यूशन हो वहां पर क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये बात आई समझ में, बेजम बैठी ना। क्या हुआ, यहां पर क्या था, सिंपली चूना डाला, पानी डाला, यहां पर बबल फॉर्मेशन हो। बबल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, यहां से कोई ना कोई गैस। अगर आपको ये रिएक्शन लिखनी हो, वैसे तो आगे आएगी, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो क्या था, हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर हमने क्या डाला, पानी। अब हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे आप रिएक्शन करना सीख जाओगे। फिर मैं बता देता हूं, ये कंपाउंड है, ये भी क्या है, एक कंपाउंड। वाटर देखो, वाटर H2O होता है, सबको पता है। वाटर को अगर मैं, वाटर की जो स्ट्रक्चर है उसको खोल के लिखूं, ये ऐसे टूटता है वाटर, H+ और इसमें एक होता है OH-, यानी एक तो होता है हाइड्रोजन आयन या एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन। जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, H+ और OH-। ये देखो, ये चीजें आपको सीखनी है। अब यहां पर इस वाटर को मैं अगर ऐसे खोल के लिख दूं तो क्या बुरी बात है क्या, बात तो वही है। अब यहां पर देखो, कैल्शियम होता है +2, ऑक्सीजन होता है -2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रिएक्शन करवाओ, इधर का जो प्लस है, इधर का जो प्लस है, इधर के क्या होगा, माइनस से रिएक्ट करेगा। अब यहां पर कौन है भाई साहब, कैल्शियम। कैल्शियम कौन सा आयन, +2 आयन। हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई साहब, OH-1 आयन। मैंने आपको बेसिक के जो लेक्चर्स थे, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देखना, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना बताया था। ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा। अब देखो ये 2 इधर जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के पास भी जा रहा है और हाइड्रोजन के पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ये 2 इस ब्रैकेट के नीचे लिख दें। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ 3 होता तो CaOH का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस, होल थ्राइस। तो ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का है। किसका है भाई साहब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहां पर बना क्या? जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने सिंपली बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहां पर ये जो बनाएगा ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सिंपली हम बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ठीक है। अब दूसरी जो थी अपनी चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज हो तब भी हम क्या बोलेंगे? वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब यहां पर जब इसमें हमने लाइम और वाटर ऐड किया, बबल्स का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। उसी समय जब आप यहां पर ऊपर हाथ रख करके देखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब ये जो पॉट है इसके अंदर से क्या आ रही है? जो गरम गरम क्या आ रही है? स्टीम आ रही है, यानी भाप निकलती है गरम गरम। इसका मतलब यहां पर पहले तो कोई टेम्परेचर यानी हीटिंग इफेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे लाइन के अंदर पानी डाला तो यहां पर टेम्परेचर में क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। देखो ये रियल लाइफ एग्जांपल आपने कभी ना कभी देखा होगा। मैं वही लूंगा जो रियल लाइफ एग्जांपल है, आपको इजीली समझ में आए। अगर मैं बुक वाले लूंगा तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से जाए, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे हर चीज को तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वही एग्जाम्पल के थ्रू इनमें समझानी हो। नहीं, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लो और उसे समझाओ। कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन बुक वाली भी पढ़नी जरूरी है। तो यहां पर हुआ क्या? ये है तो बुक वाली, लेकिन मैंने इसको इलेबरेट कर दिया थोड़ा। यहां पर जैसे चूने के अंदर पानी डाला तो टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीमेंट। यानी यहां पर क्या हुआ है? चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तीसरी आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, चेंज इन कलर। क्या है भाई साहब? चेंज इन कलर। ये भी देखो एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है। घरों में क्या होता है? अपने पास चांदी के बर्तन होते हैं या चांदी की जो ज्वेलरीज होती है, सिल्वर की ज्वेलरीज। मम्मा वगैरह के पास क्या होगा? सिल्वर की ज्वेलरी होगी ना कोई, अपने पास कोई ना कोई घर में क्या होता है? चांदी का बर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चांदी को अगर आप ध्यान से देखो, अगर पुरानी चांदी है तो, और वो बाहर बर्तन पड़ा रहता है, या आपने कभी, जैसे मैंने ये चेन पहन रखी है, ठीक है? अब आपको दिखेगा ये कहीं से चेन क्या है? ब्लैक नजर आएगी आपको। ये देखो, जैसे ये चांद है ना, इस चांद के इधर देखो ये ब्लैकनेस आ रही है। ये ब्लैक कैसे होगा? चांदी तो सिल्वर व्हाइट होता है, ये सिल्वरी व्हाइट कलर होता है, लेकिन ये ब्लैक कैसे हो गया? इसकी भी क्या हुई है? यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। वो रिएक्शन क्या है समझना। सिल्वर जो होता है यानी चांदी, एजी बोलते हैं सिल्वर को, ये मैंने बता रखा आपको। एजी यानी सिल्वर यानी जो चांदी होती है, वो एनवायरमेंट में एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे रिएक्ट करने पर क्या कर लेती है? ब्लैक कलर का फॉर्मेशन कर लेती है। चांदी के ऊपर ब्लैक कलर का क्या हो जाता है? एक मैं बोल सकता हूं उसका कलर चेंज हो जाता है। जो सिल्वरी व्हाइट था वो किस में चेंज हो गया? ब्लैक में। तो यहाँ पर क्या हुआ? चेंज इन कलर हुआ है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई क्या हुई है भाई साहब? रिएक्शन हुई है। आपको बस इन पॉइंट्स को समझना है कि गैस कहीं रिलीज हुई, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई। कहीं पर चेंज इन कलर हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई। एग्जाम्पल के थ्रू समझना है और कुछ नहीं। थ्योरी वगैरह सब नोट्स में आपको मिलेगी। यहां पर सिर्फ आपको टॉपिक को वन बाय वन दिमाग में बिठाना है, समझना है ये टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक है? फोर्थ नंबर की हम अगर मैं बात करूं, यहां पर चेंज इन कलर हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था? पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। इसको समझना एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू। देखो पीपीटी को एग्जांपल से अगर हम समझे, सिंपली मान लो मैंने कहा आपके पास एक सब्सटेंस AB है, समझना सिर्फ AB है, इसको आपको किस में डालना है? वाटर में डिसॉल्व करना है, घोलना है। जब आप किसी AB सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो होगा क्या? मैंने कहा आपको, जब
ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो यहाँ ऊपर आफ्टर रिएक्शन ये AB वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ये सॉलिड पार्टिकल्स इतने हल्के होंगे या तो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर टॉप पर आ जाएंगे, या इतने भारी होंगे कहां चले जाएंगे, नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। तो हुआ क्या, जब रिएक्शन के कंप्लीट होने पर या रिएक्शन के दौरान यानी इन बिटवीन रिएक्शन भी हो सकता है या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो सकता है, क्या हो, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाए और वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो या तो टॉप पर रहे या बॉटम में चले जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रेसिपिटेशन यानी पीपीटी। जब ऐसा कहीं फॉर्मेशन हो, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, इन रिएक्शंस में, इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, ऐसी रिएक्शंस जिनमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं पर पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चेंज इन स्टेट। ये तो सिंपली आप बता सकते हो, आपने क्या लिया, कोल लिया, उसकी क्या की, बर्निंग की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पूरा लिख दूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या की, इसकी बर्निंग। बर्निंग मैंने बताया था, ये डेल्टा यानी ट्राइंगल का साइन लगाते हैं एरो के ऊपर, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, इसकी क्या हो रही है, बर्निंग। जब इसकी बर्निंग होती है तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है भाई साहब, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो क्या था, ये कोल सॉलिड, ये ऑक्सीजन क्या थी, गैस, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, सिंपली गैस। तो यहाँ पर सॉलिड से क्या हुआ है, गैस, यानी चेंज इन स्टेट हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इस तरीके से इन 5 तरीकों के थ्रू आप बता सकते हो कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसका पता हम इन 5 तरीकों से लगा सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, अब आपको एक चीज पढ़नी है, वो है बैलेंसिंग। कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, हर केमिकल रिएक्शन एक लॉ को फॉलो करती है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही क्या बनेगा भाई साहब, प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने 5 किलो रिएक्टेंट लिया है तो जो प्रोडक्ट है वो भी कितना बनेगा, 5 किलो ही बनेगा। ऐसा नहीं कंप्लीट होने के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ऐसा नहीं होगा कि 3 किलो ही प्रोडक्ट बना या 7 किलो बन गया। जितना रिएक्टेंट था उतना ही क्या बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोल सकते हैं वो कोई केमिकल रिएक्शन है, संभव ही नहीं है। देयर इज नो एनी फिजिबल केमिकल रिएक्शन इन दैट वर्ल्ड। Every chemical reaction follow only one law, which is law of mass conservation, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू हम बताएंगे कि रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखो बैलेंसिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि कैल्शियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैल्शियम था ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब आपको ये तो नेम रिएक्शन है, इसको इसके केमिकल फॉर्मूला के साथ लिखोगे तो वो क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम मतलब कैल्शियम को डिनोट करते हैं Ca से। ठीक है, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, O2 यानी गैस। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये सब जितनी भी गैसेस होती है ये या तो डायटोमिक होगी या ट्राई एटॉमिक, है ना। अब जब ये रिएक्शन करेगी तो यहाँ क्या फॉर्मेशन करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, यहां देखो कैल्शियम क्या है, Ca+2 होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम लिखा फॉर्मूला का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद बनाना सीखो। कैल्शियम +2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है -2। जब इक्वल आ जाए चार्ज +2 और -2 इक्वल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल CaO।
अब इसको बैलेंस करना है। देखो ये तो है अपना रिएक्टेंट और ये है अपना प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द मास कंजर्वेशन लॉ यहां पर कैल्शियम कितने हैं, देखो आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब हमेशा क्या कंसीडर करोगे 1। यहां ऑक्सीजन देखो कितने, यहां पर कितने हैं ऑक्सीजन, 1 और 1 2। आपको एक्चुअली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखने, हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने। रिएक्टेंट में अगर कैल्शियम की बात करूं तो कितना है 1। ऑक्सीजन कितनी है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट यही है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहां पर देखो कैल्शियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। यहां पर सिंपली इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर देखो कैल्शियम तो कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, टोटल कितने हुए 3, कितने हुए 3। अब भाई साहब यहां काउंट करो तो टोटल कितने हुए 2। क्या ये इक्वल है क्या, 3 और 2 इक्वल नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए सिंपली क्या करोगे, आप इसको बैलेंस करोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। वो कैसे करोगे, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, सही चल रहा है, चलने दो। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने 1। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ता है, इक्वलाइज करने के लिए किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई करूं, क्या किया मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया देखो अब कितने हो गए, कैल्शियम कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। प्रोडक्ट में कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों ही 2 हो गए। यहां पर ऑक्सीजन कितने थे रिएक्टेंट में, अब देखो 2 बैलेंस है, यहां पर भी 2 यहां पर भी 2, लेकिन कैल्शियम प्रोडक्ट में कितने 2 और यहां रिएक्टेंट में कितना है अभी 1। इसे 2 करने के लिए सिंपली यहां क्या करूं 2 का मल्टीप्लाई। अब ये अपना क्या हो गया, देखो कैल्शियम रिएक्टेंट में कितने हैं 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2, यहां पर कैल्शियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2। तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, इट मींस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और देखते हैं, मान लो मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, क्या लिखा कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और आप मुझे बताओ यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ऐसे भी क्वेश्चंस हैंडल करने होते हैं। देखो इसको करने का तरीका क्या है, जो लिखा है नाम, जो फॉर्मूला है इसका केमिकल फॉर्मूला देखो, इस नाम का केमिकल फॉर्मूला कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या होता है Cu कितना +2, सल्फेट मतलब SO4 -2, +2 -2 कैंसिल, मतलब यहां क्या होगा CuSO4 होगा। फिर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम मतलब Na क्या होता है +1 होता है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाला आयन कितना होता है -1, ये +1 -1 कैंसिल, क्या बना NaOH, यानी यहां क्या होगा NaOH। अब ये रिएक्ट करेंगे भाई साहब। अब रिएक्ट करवाना है तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, इसको तोड़ो, ये आयंस में कैसे टूटेगा, कॉपर टूटेगा +2 में, सल्फेट टूटेगा -2 में, Na टूटेगा +1 में, हाइड्रोक्साइड टूटेगा -1 में। ये आपको याद होने चाहिए, मैंने बेसिक वाले लेक्चर में बता रखा है कि किस आयन पे कितनी वैलेंसी होती है, क्या चार्ज होता है उनपे। अब ये प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, इस माइनस वाले से, तो प्लस वाला कौन है भाई साहब कॉपर, किससे रिएक्ट करेगा OH -1 से। कैसे करेगा, कॉपर +2 OH -1। आप देखो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या करूंगा, ये 2 इधर भेज दूंगा, ये 2 इधर जा रहा है तो इसका मतलब यहां ब्रैकेट लगेगा और ये 2 यहां काउंट होगा। ये क्या बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी एक प्रोडक्ट तो आपके सामने आ गया भाई साहब कॉपर हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या बच गया Na और SO4, Na +1 है, SO4 -2 है। अब देखो ये 1 इधर जाएगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 कहां जाएगा, ये इधर, क्या बनेगा फॉर्मूला Na2SO4, क्या बन गया Na2SO4। अब बात आती है बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग करो, कॉपर देखो यहाँ कितना रिएक्टेंट में 1, यहाँ 1, सही चल रहा है, आगे चलो। ये देखो ये पूरा का पूरा आयन है ना, अब इसको एक एक करके मत गिनो, अगर एक एक करके गिनोगे ना कि सल्फर देखेंगे यहाँ, सल्फर यहाँ देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ देखेंगे, नहीं, जब मल्टीपल आयन आए ना तो उसको पूरा का पूरा एक ही मानो। सल्फेट कितना 1 है यहाँ, और यहाँ देखो सल्फेट 1 है,
इक्वल है। चलो आगे, Na यहां कितना है 1, Na यहां कितने हैं भाई साहब 2, यहां 2 है यहां 1 है। इक्वलाइज करने के लिए यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया Na यहां कितने हो गए 2 और वहां पर Na किया 2, तो इक्वल है। आगे चलो, ये देखो हाइड्रोक्साइड पूरा कितने हैं, आगे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है मतलब 2 है, यहां कितने हैं हाइड्रोक्साइड 2, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS एंड इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में। एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, कुछ अलग टाइप की है। मैंने लिखा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से यानी H2S से रिएक्ट करती है तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तो होता है वाटर और एक होता है सल्फर। इसको आप बैलेंस करो। अब बैलेंस कैसे करोगे, यहां सल्फर देखो रिएक्टेंट, ये अपना क्या है पूरा का पूरा रिएक्टेंट और ये अपना क्या है पूरा का पूरा प्रोडक्ट। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। इसको मैंने वैसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया। सल्फर देखो रिएक्टेंट में 1 और 1 कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 1। अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तक ठीक है। चलो आगे, ऑक्सीजन देखो यहां कितने 2, यहां कितना है 1, तो 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। जैसे ही रिएक्टेंट में वाटर के अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो जरा हाइड्रोजन कितने हो गए 4, बट ऑक्सीजन तो कितने हो गए 2। हाइड्रोजन 4 हो गए यहां और यहां हाइड्रोजन कितने अपने पास 2। क्या करूंगा यहां सिंपली 2 का मल्टीप्लाई। जैसे यहां 2 का मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन तो कितने हो गए 4, हाइड्रोजन तो कितने हो गए 4, लेकिन सल्फर यहां कितने हो गए बाबू 2, 2 और 1 3, तो यहां सिंपली क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई। अब देखो सल्फर कितने हैं यहां 2 1 कितने हो गए 3, यहां 3। चलो आगे, ऑक्सीजन यहां कितने 2, यहां 2। चलो फिर हाइड्रोजन 4, यहां पर भी 4। ये सिंपली मैंने वर्बली बताया। अगर आप इसको वैसे करो, टेबल बनाओ, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहां देखो रिएक्टेंट में मेन एलिमेंट कौन कौन है, एक तो है सल्फर, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन, इन्हीं को गिनना है बस। तो आप क्या करोगे, पहले रिएक्टेंट में देखोगे सल्फर कितना है, आपने लिखा यहां 2 थे भाई साहब पहले, फिर ऑक्सीजन आप कहोगे 2 थे, हाइड्रोजन मैं कहूंगा यहां 2 थे, फिर रिएक्ट प्रोडक्ट में देखोगे ये रिएक्टेंट में लिखा, फिर प्रोडक्ट में देखोगे, फिर धीरे धीरे बैलेंस, तो बहुत लेंथी जाएगा, वो ना समझा करके मैं सिंपली वर्बली समझा रहा हूं कि अगर आप खूब सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लो बैलेंसिंग में, तो आप क्या हो जाओगे इसमें प्रो हो जाओगे। आई बात समझ में। अब एक रिएक्शन में कुछ अलग बताता हूं आपको। अगर कोई हाइड्रोकार्बन हो आपके पास, क्या हो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन इन देयर केमिकल फॉर्मूला। कोई भी हाइड्रोकार्बन आए आपको पास और उसका आप क्या कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो। कंबशन किसी भी सब्सटेंस का कब होता है, जब वो सब्सटेंस किससे रिएक्ट करे, ऑक्सीजन से। यानी अगर मैंने यहां मीथेन लिखा, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये हमेशा 2 ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान रखना, विच इज CO2 एंड H2O, विच इज CO2 एंड H2O। यानी जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, ये तो था सिंपल, एक कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन था, अगर मैं यहां 2 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन ले लूं तो उसको बैलेंस कैसे करोगे। मैंने लिया ये मीथेन है, मैं इथेन ले लेता हूं, ये मैंने इथेन लिया, इथेन की अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं तो देखो प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, सिंपली नो डाउट CO2 एंड वाटर बनेगा। लेकिन अब इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका क्या है, अगर आप इनको बैलेंस करोगे तो आप पेज बढ़ते जाओगे, ये बैलेंस नहीं होगी आपसे। देखो करके देखो, कार्बन यहां कितना 1, यहां कार्बन कितना 1, चलो हाइड्रोजन यहां कितने 4, यहां कितने 2 है, यहां पे इसको 4 बनाना है तो यहां सिंपली 2 का मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया वाटर में तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, बट ऑक्सीजन कितने हो गए 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, टोटल कितने हो गए 4, यहां 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। ये तो क्या हो गई, बैलेंस हो गई सिंपल। लेकिन जरा इसको बैलेंस करो, कार्बन कितने 2, यहां कार्बन कितना 1, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, सही है। हाइड्रोजन यहां कितने 6, यहां देखो 2, इधर 6 बनाने के लिए यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल सही। बट ऑक्सीजन यहां देखो कितने 2, लेकिन यहां गिनो 2 2 4 और ये 3, कितने हो गए टोटल। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने 7,
लेकिन रिएक्टेंट में कितना है भाई साहब 2, ऑड इवन आ गया। अब इसको आप कैसे बैलेंस करोगे? ऐसी कंडीशन जब भी आए तो इससे निपटने का तरीका क्या है? यहां पर देखो, जब हाइड्रोकार्बन आपको दिया हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सुनना इस चीज को ध्यान से, आपके कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। जब हाइड्रोकार्बन दिया हो और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन अगर इवन हो, ये देखो 2 है और यहां पर देखो क्या था, ऑड था, यानी 1 था, यानी ऑड था। जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ऑड हो, तो इजीली क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कार्बन के नंबर इवन हो, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, इस तरीके से जब ऐसा हो तो आप सिंपली क्या करोगे, उस हाइड्रोकार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर बैलेंस करोगे। तो यहां पर ये जो दिक्कत आ रही थी ना, यहां पर रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 7, इस दिक्कत को, क्योंकि ये आपसे बैलेंस नहीं होगी, आप करके देखना, तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई कि जो भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर इवन हो तो उस हाइड्रोकार्बन को सिंपली 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, कार्बन कितने हुए भैया, 4। यहां पर कार्बन कितना है, 1, इसे 4 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन यहाँ कितने, 6 2 12 है, यहां पर कितने हैं 2 को 12 बनाने के लिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करो, सिंपल। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो, काउंट करो, 4 2 8 और इधर 6, 8 + 6 कितने हुए टोटल ऑक्सीजन, 14 ऑक्सीजन। यहां कितने हैं 2 को 14 नहीं बना सकते, सिंपली बना सकते हो अगर आगे 7 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई किया, यहां भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 14। यानी अब यहां पर चाहे कार्बन एटम की बात हो, चाहे हाइड्रोजन की, चाहे ऑक्सीजन की, सारे के सारे क्या है, बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये अच्छे से क्या हो गई अब, बैलेंस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आप ट्राई करके देखना इक्वेशंस, ठीक है।